चलिए भाई, लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आज फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH लगा दीजिए तो उस कंपाउंड को क्या कहने लगते हो आप? फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच करा दें? OH लगा दिया जाए तो उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहते हैं फिनॉल। किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपने लगा दिया एक OH, दो OH, तीन OH, चार OH, तो उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, सारे कंपाउंड को इन जनरली हम क्या कह सकते हैं? फिनॉल कह सकते हैं, है ना। हमारे घरों में जो क्लीनिंग वगैरह के लिए आता है उनमें इन जनरली लोग उसको फिनाइल फिनाइल बोलने लगते हैं, बट बेसिकली वो क्या होता है? फिनॉल होता है ना। फिनॉल के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, फिनॉल कैटेगरी के, फिनॉल ग्रुप के, उसको हम लोग कहते हैं तो फिनॉल के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, कैसे कैसे इनका नामकरण वगैरह थोड़ा सा करोगे देख लो, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। ऐसे फिनॉल को फिनॉल भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी। अगर फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है और उसके जस्ट एडजेसेंट में आप लगा दीजिए CH3, फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट एडजेसेंट में अगर CH3 लगा दीजिए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसॉल। इसका नाम क्या है? क्रिसॉल। इसको 2-मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं, और जनरल नेम और क्या होता है? क्रिसॉल। क्योंकि CH3 जस्ट बगल में है तो ऑर्थो क्रिसॉल भी बोला जा सकता है। अब यही अगर OH की मेटा पोजीशन पे लगा दीजिए CH3 तो बोलेंगे मेटा क्रिसॉल। या 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बोल सकते हैं 3-मिथाइल फिनॉल। पैरा पे लगा दोगे अगर CH3 तो क्या नाम दे दोगे? पैरा क्रिसॉल। मतलब अगर बेंजीन रिंग पे एक OH है और एक ही CH3 है तो नाम क्या है कंपाउंड का? क्रिसॉल। अगर दोनों की पोजीशन ऑर्थो है, 1-2 है, तो ऑर्थो क्रिसॉल। 1-3 है तो मेटा क्रिसॉल, और अगर 1-4 है तो क्या हो जाएगा नाम? पैरा क्रिसॉल। क्लियर है बात इतनी? 4-मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं, वैसे पॉपुलर नेम क्या है इसका? क्रिसॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट कर लिया सबने एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जो पॉपुलर पूछे जाते हैं। दो OH लगाते हैं, एक को बोलेंगे कैटेकॉल, दूसरे को बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, और बोलेंगे क्यूनॉल। कैसे कैसे देखिए, ये नोट हो गया? अक्षिता जल्दी नोट करो। OH 2 लगाना है जस्ट एडजेसेंट, अगल बगल लगा दीजिए, तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल। OH लगा दीजिए मेटा पोजीशन पे, तो बोलते हैं इसको रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और अगर पैरा पे लगा दीजिए 2 OH तो इसका नाम हो जाता है क्यूनॉल।
कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। बेंजीन 1,2 डाइऑल भी बोल सकते थे, 1,3 डाइऑल भी बोल सकते हैं, 1,4 डाइऑल। पॉपुलर नेम क्या क्या है? कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। 2 OH लगाने, ऐसे याद रखेंगे। 3 OH अगर लगाते हो, तीनों एडजेसेंट हैं, तो नाम होता है पायरेगेलॉल। 3 OH तीनों एडजेसेंट हो गए, अगल बगल में हो गए, तो नाम है पायरेगेलॉल। तीन OH तीनों एडजेसेंट, तो नाम हो गया पायरेगेलॉल। 2 एडजेसेंट लगाएंगे और उसके एक छोड़ के लगाएंगे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ये OH और यहाँ पे OH था, तो नाम क्या दिया था? क्यूनॉल दिया था ना। अब एक OH यहाँ पे लगा दीजिए, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। हाँ, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। और फिर लास्ट वाला है फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, पायरेगेलॉल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। नोट हो गया? कोई दिक्कत है? सब लोग नोट कर पा रहे हैं? टू 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। जो पॉपुलर है वही वही बता रहे हैं, जो नॉर्मल है उनको नहीं बता रहे, उनको छोड़ दे रहे हो। वो तो OH लगाइए, बगल में लगा दीजिए CHO, जस्ट बगल में CHO लगा दीजिए। OH के जस्ट बगल में CHO लगा दीजिए। जनरल नेम होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। OH लगा दीजिए, जस्ट बगल में लगा दीजिए COOH, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड।
सैलिसिलिक पढ़ते हैं, वैसे लिखा हुआ क्या दिख रहा है, सैलिसाइक्लिक जैसा दिख रहा है, पढ़ते हैं सैलिसिलिक, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। OH के जस्ट बगल में CHO, OH के जस्ट बगल में COH, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। OH के जस्ट एडजेसेंट COCH3, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 होता है तो उसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH हो गया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। मेटा पे लगा देंगे तो मेटा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा, पैरा पे लगा दें तो पैरा हो जाएगा, है ना। COCH3 ग्रुप को OH के एडजेसेंट लगाया तो क्या बोला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी बोल सकते। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फिनॉल के MOP। कुछ पूछना है अनुज, कुछ पूछना है क्या पिछली स्लाइड पे, पिछले लेक्चर में? हो गया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को कैसे बनाएंगे, क्या क्या मेथड हैं जिनको हम लोग यूज करें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सबसे पहला मेथड हम लोग ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट मेथड लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से बनाना चाहते, बेंजीन ले लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन कराइए V2O5 की प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे V2O5 की प्रेजेंस में, 315 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है, यहाँ पे बन जाता है फिनॉल। इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, फिनॉल। बेंजीन लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फिनॉल बनाने का ये रिसेंट मेथड है, नया मेथड है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन 315 डिग्री सेंटीग्रेड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, 315 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बेंजीन सीधे सीधे क्या बना लेगा, फिनॉल, है ना। मेथड का कोई ऐसा नाम नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंट मेथड है, अच्छा अमाउंट में आपका C6H5OH मिलता है। सेकेंड मेथड है ऑक्सीडेशन, या लिख दीजिए फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से बनाना चाहते हैं, मेथड में करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अनुज खड़े हो जाओ, आराम से पूरे लेक्चर खड़े रहना, ना मुझसे पूछना कि मैंने क्यों खड़ा किया है, ना मैं बताऊंगी, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन,
आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन से बनाने वाले हैं, तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि क्यूमीन कैसे बनाएंगे, है ना। रिएक्शन शुरू होगा क्यूमीन से। अभी क्यूमीन कैसे बना रहे हैं वो देख रहे हैं। तो पहले प्रिपेयर करेंगे क्यूमीन। बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा दीजिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप जानते हैं ये जो कार्बन वाला ग्रुप है ये कार्बोकेटाइन बन के बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा आइसोप्रोपाइल वाला। इसी को कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग? क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। इसी के ऑक्सीडेशन से हम लोग बनाने वाले हैं फिनॉल। लिख लिया। बेंजीन से पहले क्या बनाया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाने का ये पहला मेथड है। एक दो मेथड और देखेंगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाने का दूसरा मेथड, बेंजीन की रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कराते और H+ से रिएक्शन कराइए, एसिडिक मीडियम। क्यूमीन बना रहे हैं अभी। बेंजीन की रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से करा रहे हैं H+ के प्रेजेंस में, तो बेंजीन बना लेता है क्यूमीन। बेंजीन की रिएक्शन ही अगर हम करा देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH से, प्रोपीन से, बेंजीन की रिएक्शन करा दो प्रोपीन से H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो इससे भी बन जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन बना लिया हमने सारे मेथड से। क्यूमीन का ही दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। 3 मेथड से बनाया। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, बेंजीन के ऊपर प्रोपीन की रिएक्शन करा के एसिडिक मीडियम में, या पहला मेथड था फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से। इस तरीके से हमने बनाया क्यूमीन। अब इस क्यूमीन से हमको क्या बनाना चाहते हैं हम लोग? फिनॉल। क्यूमीन से क्या बनाएंगे? फिनॉल। ये नोट हो गया सबका? तो ऑक्सीडेशन करेंगे क्यूमीन का, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पेरोक्साइड बनता है। ये इसी तरीके से रहेगा। यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। ये था क्यूमीन। क्यूमीन से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या बन गया?
क्यूमीन परऑक्साइड। सीधे सीधे O2 को क्या करना है, जोड़ देना। जो पहला कार्बन है उसी पे जोड़ना है O2 को। ये रिएक्शन ऑक्सीजन की रिएक्शन जिसमें कि परऑक्साइड बन रहा है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी HNO। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, फ्री रेडिकल एडिशन हो सकता है। O2 जुड़ गया जाके तो एडिशन हुआ है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। O2 जुड़ गया जाके और फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन एसिड से करा देते हैं, डाइल्यूट एसिड से करा दो, या इस तरीके से H+ लिखा हुआ हो आगे एरो पे, तो इससे फिर जाके बन जाता है फिनॉल। और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के बारे में भी कई बार पूछा है क्वेश्चन। साइड प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, साइड प्रोडक्ट इज एसीटोन। मेन प्रोडक्ट है आपका फिनॉल, साइड प्रोडक्ट है आपका एसीटोन। क्वेश्चन पूछा गया है फिनॉल के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, एसीटोन, कीटोन बनता है। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, परऑक्साइड बनाएंगे। परऑक्साइड बनाते वक्त ध्यान रखना है कार्बन से हाइड्रोजन हटा दीजिए, वो साइड में आके लगेगा, और 2 ऑक्सीजन बीच में इंट्रोड्यूस करा दीजिए परऑक्साइड बॉन्ड से। फिर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराइए तो फिनॉल बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। क्यूमीन से कैसे बनाओगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से कैसे बनाओगे फिनॉल, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, ABCD में, बहुत सारे तरीके से पूछ। 2 रिएक्शन करे हमने अभी, एक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से ऑक्सीडेशन किया था बेंजीन का, और दूसरा हमने किससे किया रिएक्शन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी हम लोगों ने बनाया किससे था ओरिजिनली, बेंजीन से, है ना। तो 2 रिएक्शन हो गए। थर्ड रिएक्शन करते हैं, डाउस प्रोसेस। थर्ड रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। एक लाइन की थ्योरी लिख लीजिए इसमें डाउस प्रोसेस में। alkaline hydrolysis of chlorobenzene, alkaline hydrolysis of chlorobenzene, मतलब बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसकी, क्लोरोबेंजीन की, तो क्या बनेगा, फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करानी है तो NaOH ले सकते हैं, या इसकी जगह पे Na2CO3 भी ले सकते हैं। 10% सोल्यूशन, 10% ना भी याद हो तो चलेगा। प्रेशर हाई लिया जाता, हाई प्रेशर लगभग 200 to 300 ATM हाई प्रेशर होगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी हाई है। क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से हम लोग बना लेंगे फिनॉल। एक मिनट, एक ही स्टेप में ना बना। क्लोरोबेंजीन से पहले स्टेप में बनाएंगे ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। Cl हट के क्या आ गया, ONA आ गया। NaOH लिया था ना हमने, ONA इसका आ गया, HCl अलग हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन करा देंगे फर्दर एसिड से, H+ से, या HCl ले लो, H+ लिख दो, HCl लिख लो, एक ही बात है। तो ये जो ONA है उससे Na हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। क्लियर है।
इस स्टेप में ONA बना था, NaCl बना था, H2O बना था इस स्टेप में यहाँ पे साथ में, और इस स्टेप में यहाँ पे लेंगे ONA बना रहे हैं ना, तो NaCl बनेगा। H+HCl ले लिया तो NaCl बन जाएगा सर। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करा दिया, एसिड से रिएक्शन करा दिया। तो जो ONA है उसका Na हट जाता है, और Na हट के क्या आ जाता है, H+ आ जाता है। फिनॉल के ज्यादातर रिएक्शन में ये रिएक्शन शामिल होगा, है ना, ये रिएक्शन होता ही है फिनॉल को बनाने में। कितने प्रोसेस हो गए, 1 2 3 हो गए ना, 1 2 3 हो गए। नेक्स्ट है 4th प्रोसेस, रशिक्स प्रोसेस। पहले 2 प्रोसेस किए थे हम लोगों ने, बेंजीन से बनाया था बेंजीन, फिर किससे बनाया था हम लोगों ने, पहले प्रोसेस में बेंजीन से क्यूमीन मला था कि दूसरे में था, पहले में तो सीधे बेंजीन का ऑक्सीडेशन ही करा दिया था, दूसरे वाले में क्या बनाया, बेंजीन से बनाया क्यूमीन, देन क्यूमीन से फिनॉल बनाया, है ना। थर्ड प्रोसेस में क्या किया, डाउस प्रोसेस में NaOH से या Na2CO3 से रिएक्शन कराया, फिर एसिड से रिएक्शन कराया, प्रोसेस को क्या नाम दिया, डाउस प्रोसेस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाया। रशिक प्रोसेस, बेंजीन को हीट करेंगे, HCl के प्रेजेंस में, बेंजीन को हीट करेंगे HCl की प्रेजेंस में, HCl प्लस ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, CuCl2 या FeCl3, CuCl2 या FeCl3 ये ले लेंगे कैटलिस्ट, CuCl2 या FeCl3 कैटलिस्ट लिया जाएगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इस रिएक्शन में बेंजीन से पहले बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से बनेगा क्लोरोबेंजीन, फिर इस क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, ये जो क्लोरोबेंजीन बना है इसकी करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। किसमें, तो हर प्रोसेस अलग अलग है ना, हर साइंटिस्ट अलग तरीके से कर, कौन सा, हाँ तो दूसरे प्रोसेस है बहन, ये शायद कराया भी हो हेलरी ने, शायद, तो मुझे याद नहीं है। कैटलिस्ट लिया इसमें CuCl2 FeCl3, पहले स्टेप में बेंजीन से बनेगा क्लोरोबेंजीन, फिर बेंजीन की क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, है ना। ये पूरा प्रोसेस है 2 स्टेप का, दोनों स्टेप को मिला करके रशिक्स प्रोसेस कहते हैं, एक स्टेप नहीं। ये चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे। अब साइड प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, साइड मेथड्स की। साइड मेथड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा और कैसे बनाएं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला सल्फोनेशन में कौन सा रिएजेंट लगता है रिंग के ऊपर? SO3H। बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लगा देते हो तो उसको बोलते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है अपना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन की ओलियम से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग पे SO3H लग जाता है, उसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। ओलियम होता है फ्यूमिंग H2SO4। ये है बेंजीन, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। इसको हम बोलते हैं H2S2O7 या इसी को नाम देते हैं ओलियम। ओलियम जो रिएजेंट होता है ये सल्फोनेशन का होता है। बेंजीन रिंग पे SO3H लाना हो तो ये रिएजेंट यूज किया जाता है। तो इससे हमने बना लिया पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहां से अपनी रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगा रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बेसिक जो एरोमेटिक का बेसिक कंपाउंड है वो क्या होता है? बेंजीन होता है। तो ज्यादातर रिएक्शन को हम बेंजीन से दिखाने की कोशिश करें। ABCD के क्वेश्चंस में बेंजीन से आ भी जाता है कई बार। तो SO3H बन गया। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब रिएक्शन करेंगे NaOH से। इसका रिएक्शन करेंगे NaOH से। NaOH से जब रिएक्शन करते हो तो H हट जाता है, उसकी जगह पे आ जाता है Na। H हटेगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा SO3Na। फिर NaOH से और रिएक्शन करा देते हैं। तो जो SO3Na होता है उसकी जगह आ जाता है ONA। SO3Na की जगह क्या आ जाएगा? ONA आ जाएगा, है ना। ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और क्या आ जाता है इसका? NaOH का ONA आ जाएगा। यानी कि अपने पास फिर से क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर एसिड से रिएक्शन करा देंगे लास्ट स्टेप में, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और सोडियम फिनॉक्साइड से बनाने आता ही है हमको। फिर से एसिड से रिएक्शन करा दीजिए H+ से, तो ONA की जगह पे क्या आ जाता है? OH। ये रिएक्शन कर ही चुके हैं पहले। क्या हुआ? किसका? SO3Na में ONA आ गया ना यहाँ पे, तो आपका NaHSO3 अलग हो जाएगा। Na नहीं, वो H चला जाएगा उसकी जगह। हाँ, बस H जाएगा। हाँ, ऐसे बने। बोलो बच्चों। उसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड है इसलिए लिखा है। हाँ, अभी पहले भी तो लिख चुके हैं इसका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या गलती करी है आपने? क्यों?
लेक्चर शुरू हुआ है तभी से आ रही है ना? अभी भी आ रही है तो खड़े ही रहो, अच्छी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले बनाना पड़ेगा डाइजोटाइजेशन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो हम लोग बनाते हैं। डाइजोटाइजेशन सिखाया था ना आपको, तो इसी से बनाना है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तो रिएक्शन एक ही स्टेप का है, H2O से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सीधे सीधे फिनॉल बन जाए। लेकिन पहले बनाएंगे बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम, ये साइड रिएक्शन कर रहे हैं। साइड रिएक्शन का मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बनाना है ना? लेकिन हम बेंजीन से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट रिएक्शन तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। बेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। गार्गी क्या बनेगा? प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कौन से रिएजेंट है? इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन की रिएक्शन हो रही है। जिसको मालूम हो वो हैंड रेस करके बता सकता है। concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 बेंजीन की रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा? किसका रिएजेंट है ये? ये कौन सा रिएजेंट है? concentrated HNO3 प्लस concentrated H2SO4। एरोमेटिक में कौन सा रिएजेंट बोलते हैं इसको? इन दोनों एसिड को मिला के बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेशन में ये यूज होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 आएगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको। नाइट्रेशन के लिए यूज होता है ये। नाइट्रेशन रिएक्शन कराया ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, ये सारे टाइप कराए हैं ना। तो उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट की तरह काम करता है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मेन रिएजेंट है इसका। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको। तो पहले बेंजीन से बना लिया हमने नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन से क्या बनाया हमने? डाइजोनियम सॉल्ट बनाना चाहते हैं। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन SnCl2 और HCl से करा दें। स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। SnCl2 और HCl से करा दो तो रिडक्शन होता है, O हट करके H आ जाता है, तो इससे बन जाएगा एनिलीन। इस रिएक्शन से क्या बन जाएगा? एनिलीन। पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन के थ्रू, फिर नाइट्रोबेंजीन से रिडक्शन कराया, रिडक्शन के थ्रू क्या हो गया? एनिलीन। रिडक्शन SnCl2 HCl की प्रेजेंस में करा दिया। एनिलीन के बाद डाइजोटाइजेशन कराना है, तो डाइजोटाइजेशन में HNO2 लगाते हैं, आपको पता है। HONO भी लिख सकते हैं। 0 to टेम्परेचर रखते हैं 0 to 2, 0 to 3, छोटा टेम्परेचर 0 to 5,
इतना ही, 5 से अब नहीं लेना, छोटा टेम्परेचर है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। NH2 से सीधे बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसी से रिएक्शन लिखा है हमने, इसी से रिएक्शन कराना था। तो इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन वाटर से करा देंगे, वार्म वाटर से। ये बना लेता है सीधे फिनॉल। साइड में N2 वगैरह बनते हैं, साइड प्रोडक्ट याद नहीं रखना है। डाइजोनियम सॉल्ट से सिंगल स्टेप था, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दे, OH आ गया, N2 प्लस Cl माइनस हटके। क्लियर है बात? ये सब बेसिक रिएक्शन है एरोमेटिक के, इनका रट्टा लगाइए। नाइट्रेशन करना है तो क्या रिएजेंट लें, सल्फोनेशन करना है तो क्या रिएजेंट लें, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या लेना है, हेलोजिनेशन में क्या लेना है, ऑक्सीजन आ गया, पेरोक्साइड आ गया तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन आ गया, सनलाइट आ गया तो क्या बनेगा, है ना। NO2 ग्रुप है, अगर आपको इसको NH2 में कन्वर्ट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन हटा के क्या लगानी है, हाइड्रोजन लगानी है, SnCl2HCl लगा दिया। NH2 को कन्वर्ट करना है डाइजोनियम सॉल्ट में तो एक ही रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन। शुरू के 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे जो नेम्ड बताए थे ना, डाउस प्रोसेस, क्यूमीन वाला, रेशिक प्रोसेस, और एक और था जो B2O5 वाला, वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नॉर्मल से है, वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से बनाना चाहते हैं। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड होता है OH, OH के जस्ट बगल में COOH। हम लोगों ने बेंजीन वाले चैप्टर में, एल्केन वाले चैप्टर में एक रिएक्शन करा था, RCOOH की रिएक्शन या RCOONA की रिएक्शन अगर हम करा दें सोडा लाइम से, सोडा लाइम होता था NaOH प्लस CaO, तो इस रिएक्शन को बोलते थे डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 निकल जाता था, है ना, और यहाँ पे बन जाता था एल्केन। ये CO2 पूरा निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अगर इस R में अगर आपने C6H5 लिया है तो बेंजीन बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, RH। यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है वो बेंजीन रिंग वाला है, उसके साथ क्या है, COH, डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। इस OH पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, COH का रिएक्शन है, केवल इसका रिएक्शन है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो रिएजेंट लगा देते हैं, क्या रिएजेंट है, NaOH प्लस CaO, है ना, क्या नाम है इसका, सोडा लाइम। हीट कर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा इसमें साइड प्रोडक्ट में बनता है Na2CO3,
Na2CO3 अलग होता है, साइड प्रोडक्ट में Na2CO3 प्लस वाटर भी बनता है। अब आप खुद सोचिए, मुझसे मत पूछिए, नीचे वाला रिएक्शन इसका पार्ट है। थोड़ा खुद सोचिए, मैंने क्या बताया था, नीचे वाला पहले बताया तो क्यों बताया, आया समझ? ये बेसिक रिएक्शन है, उसी बेसिस पे वाला हुआ है, इसलिए पहले नीचे वाला बताया था। मेथड को क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। CaO तो केवल वो है कैटलिस्ट, नहीं उसका कोई काम नहीं, कैटलिस्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आया। एनीवेज पार्टिसिपेट, बैठिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना चाहते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है RMGX होता है ना? R की जगह अगर हम लोग बेंजीन ले लें, Mg से रिएक्शन करा दो, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन की Mg से रिएक्शन करा, तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr, C6H5 MgBr बन जाएगा ना। इसी को बोलते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे बन जाता है C6H5O MgBr। फिर इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा? फिनॉल, OH आ जाएगा। MgBr वाला जो पोर्शन होगा वो MgOHBr बना। एल्कोहल वाले में भी एल्कोहल बनाते थे ना इस तरीके से तोड़ के, O के O वाले पोर्शन को H दे देते थे, MgBr को अलग कर देते थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना लिया। कितने सारे मेथड करे हमने? 8 कर लिए टोटल, 8 मेथड्स कर लिए। शुरू के 4 पहले याद करने, फिर बाद वाले 4, है ना? इसमें से चेक कर लीजिएगा कौन से NCERT में है, पहले उनको लर्न करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वाले बाद में। चलिए, आपको कंपाउंड्स की, अभी जैसे अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने नहीं कराई है ना, फिनॉल की भी नहीं करा रही हूँ, ये एक साथ लास्ट में करा दूंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट में कराएंगे, फिजिकल पे लास्ट में बात करेंगे। फिजिकल में ज्यादातर में देखा जाता है सॉल्युबिलिटी, कौन सॉल्युबल है वाटर में, कौन इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी में वही सब देखते हैं कि किसका आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है वाटर के साथ, और उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। यही 2-3 प्रॉपर्टीज है। तो दोनों में ही, अल्कोहल में भी OH है, फिनॉल में भी OH है, तो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी तो होगी वाटर में, है ना? घर पे जो फिनाइल यूज किया जाता है, फिनॉल जो यूज करते हैं हम लोग क्लीनिंग पर्पस के से, तो उसको कई बार होता है ना, उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। जब क्लीनिंग पोछे वगैरह लगाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, या कई बार वाटर में उसको ऐड करते हैं ना, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी तो है, डिसॉल्व तो होता ही। OH ग्रुप अगर है किसी में तो सॉल्युबिलिटी होने के 99.9% चांस होते हैं। अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अभी तक हमने किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। थोड़े से फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज कर ले और उसके बाद फिर हम लोग फिनॉल के 2-4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, एसिड की तरह कैसे बिहेव करेगा। एसिडिटी ऑफ फिनॉल यानी कि ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें H+ निकलेगा। बेस से रिएक्शन हो सकता है, सोडियम से रिएक्शन हो सकता है इन रिएक्शंस में। तो कौन कौन से रिएक्शन है? फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें तो यहाँ पे सीधे सीधे H हट के क्या आ जाता है, अभी रिएक्शन हमने देखा भी था, ONA आ जाएगा। फिनॉल की रिएक्शन अगर NaOH से करा दो, बेस से करा दो तो क्या आ जाएगा, ONA। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से भी करा दो तो यही सेम रिएक्शन होता है। सोडियम क्योंकि एल्कली मेटल होता है तो इससे भी रिएक्शन यही होता है। ये दोनों ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं, ये जो अपनी क्लास में दुबली पतली कैटेगरी है वो उस तरफ बैठ जाया करे, क्योंकि कुछ लोगों को ठंड लगती है ना तो उस साइड बैठ जाया करो, मतलब आगे तक बिल्कुल गर्मी लगती है तो आगे वालों को दिक्कत होती है, थोड़ा समझें। और ये जो सिस्टम है ना इससे तो हीट निकलती है एकदम। तो आप लोग उधर बैठ जाया करें, ठंड लगती है ना जब कुछ तो। इन लोगों को जिनको नहीं लगती है इनको इधर कर देंगे, ये लोग इधर बैठे। पेन कहाँ रख दिया? चलिए स्टार्ट करें। पहला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है NaOH से रिएक्शन कराया, Na से कराया, दोनों के दोनों बेस हैं, ये तो एल्कली है ही और ये कौन सा है, एल्कली मेटल है। तो अगर एल्कली मेटल और एल्कली से रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब सॉल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, एसिड है, एसिडिक नेचर का। सेकेंड, इसी में फिनॉल की रिएक्शन अगर करा दीजिए NaNH2 से, सोडियम एमाइड बोलते हैं इसको, NaNH2, इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaH से, सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप RLi से। और फोर्थ रिएक्शन है इसकी रिएक्शन RMGX से। 4 रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। NaNH2 से जब रिएक्शन करते हैं तो ये H और ये NH2 मिलके अमोनिया बना लेता है। यहाँ पे आ जाता है ONA और H हट जाएगा और NH2 गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। NaH जब लगाओगे तो क्या बनना चाहिए, क्या सोचते हो आप? हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, H2 बन जाएगा। गार्गी और अनन्या अब आपकी बारी है खड़े होने की। सेकेंड, RLi से, Li जो है वो है आपका एल्कली मेटल, लिथियम सोडियम की तरह क्या है, एल्कली मेटल। तो O के साथ क्या आ जाएगा, Li आ जाएगा। O के साथ Li आ जाएगा और क्या बन जाएगा, RH, H निकलेगा RH। और RMGX के साथ क्या सोचते हो आप,
क्या होना चाहिए? H निकाल दो, R और H निकाल दो, साइड प्रोडक्ट RH बना दो, और यहाँ पे क्या बना दो? OMGX। सिंपल है, सारे रिएक्शन शो कर रहे हैं कि फिनॉल कैसा है, एसिडिक है। इनमें से कोई भी रिएक्शन दिया हो तो ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है फिनॉल का? एसिडिक कैरेक्टर। NaNH2 इज अ बेस, NaH इज अ बेस, RLi में लिथियम इज अ एल्कली मेटल, RMgX में Mg इज अ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सारे के सारे बेसिक से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब फिनॉल को क्या प्रूव किया जा रहा है कि ये एसिड है ना? एसिड है, एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हम लोग कर चुके। अब फिनॉल की बात करें, फिनॉल को हम बोल रहे हैं एसिडिक है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा या रेड को ब्लू? ब्लू को रेड कर देना चाहिए, H+ अगर देगा तो ब्लू को रेड कर देगा। एसिडिक नेचर है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस टू रेड। एसिडिक मीडियम में कैसा दिखाई देगा? O- के फॉर्मेट में दिखेगा। और ये जो H+ होगा ये कैसा दिखता है? एक्वस सोल्यूशन अगर है तो क्या दिखेगा यहाँ पे? H3O+। फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको। फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाई किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस। और लोगों की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? फिनॉल फिनॉक्साइड में रेजोनेंस तो पढ़ ही चुके हैं ना। अगला पॉइंट है इसमें, डी पॉइंट है, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसका वो बना करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह। तो बस पॉइंट डाल लेंगे, रीजन आपको पता है, अल्कोहल में आप पढ़ चुके हैं तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, है ना। फिनॉल्स आर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। पता ही है आपको, क्योंकि फिनॉक्साइड क्या हो जाता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, H+ आसानी से दे देता है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अगर देखें तो RCOH की होती है। फिर उसके बाद मिनरल एसिड में H2CO3। कार्बोनिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड को क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड में H2SO4 H2HNO3 HCl के कंपैरिजन में ये वीक एसिड है। RCOH सबसे ज्यादा, फिर H2CO3, फिर थर्ड नंबर पे आता है फिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ में, फिर आता है वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ में, फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि काफी वीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, देन फिनॉल,
देन वाटर, देन अल्कोहल। लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आया था फिनॉल, अल्कोहल और वाटर का लिखना था ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, तीनों दिए हुए थे। 1 नंबर का सवाल था, पता नहीं 4 नंबर में एक कोई पार्ट था एक में। ये पूछते हैं फिनॉल, अल्कोहल और वाटर में सबसे वीक तो अल्कोहल हो जाएगा, वाटर बीच में आता है, फिनॉल सबसे। अच्छा, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ से खूब क्वेश्चन आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन किस तरीके का आता है, फिनॉल के ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा दो, फिनॉल पे 2 NO2 लगा दो, फिनॉल पे CH3 लगा दो, तो इनसे एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। इन जनरली तो हमने कर लिया, पर 1-2 क्वेश्चन इसके सीधे सीधे क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि GOC में हमने कर रखा है आई थिंक। GOC में हम लोगों ने शायद कर रखा है कि -I ग्रुप या -M ग्रुप लगाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, +I ग्रुप या +M ग्रुप लगाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ज्यादा चेंज लाएगा, मेटा पे लगाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ में इतना चेंज नहीं लाता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मीसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, 1-2 एग्जाम्पल लिख लो बस तो चलेगा। और नहीं बोलोगे तो करा देंगे। जैसे मान लो OH है, OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पे हम एक बार लगा रहे हैं क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन और एक बार फ्लोरीन। क्लोरीन लगा दिया, एक बार लगा दिया ब्रोमीन, एक बार लगा दिया आयोडीन और एक बार लगा दिया फ्लोरीन। इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो वैसे हम लोग बोल सकते थे कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरीन वाले केस में सबसे ज्यादा हो सकती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। लेकिन फ्लोरीन का साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है तो इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लास्ट में चली जाती है। सबसे ज्यादा क्लोरो वाला, फिर ब्रोमो वाला, फिर आयोडो वाला, और फ्लोरीन बेचारा कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका रीजन क्या सोच सकते हो आप, केवल यही है कि कोई और रीजन है। फ्लोरीन का लास्ट में जाना यही रीजन है या कोई और, साइज छोटा है यही रीजन है, या कुछ और भी सोच सकते हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, जो आसानी से H+ निकाल देगा वो अच्छा एसिड है, जो आसानी से नहीं निकालेगा वो कैसा है, बेकार एसिड है ना। तो F जिस केस में उसमें एसिड को H+ निकालने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब हम कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है H+ किसी कारण से ट्रैप्ड हो, H+ किसी कारण से ट्रैप्ड हो। ट्रैप्ड कैसे होता है H+, कोई नया बॉन्ड बना हो सकता है। सोचिए यहाँ पे OH और F के बीच में कौन सा ऐसा बॉन्ड हो सकता है, बॉन्डिंग पढ़ी है आपने खूब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हाई है, फ्लोरीन बिल्कुल पास है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो ट्रैप कर लिया गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में, तो निकलेगा कैसे इतनी आसानी से। तो इस वजह से ही फ्लोरीन वाले की वो एसिडिटी सबसे कम हो जाती है। नहीं तो -I इफेक्ट तो सबसे ज्यादा F में है ना,
सेकेंड में क्यों आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की सबसे ज्यादा है। माइनस आई इफेक्ट से देख रहे हैं? नहीं, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है फॉलो सबसे ज्यादा। कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा भी होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका एसिडिफिकेशन सबसे डाउन हो जाता है। नहीं, बहुत बड़ा साइज है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के लिए ऑक्सीजन के कंपैरेटिव साइज होना चाहिए। छोटा साइज एसेंशियल कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। साइज भी छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी हाई होनी चाहिए, है ना। तो Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मिल जाएगी, लेकिन Cl का साइज बड़ा होगा तो वहां पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H+ क्या होता है यहाँ पे? ट्रैप्ड है। O और ऑक्सीजन के, O और फ्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में, तो निकलेगा कैसे? निकल नहीं पाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे क्या हो जाएगी? डाउन। क्लियर है? ऐसे एग्जांपल्स आपके बोर्ड में भी आते हैं और किस में आते हैं? और बोलिए किस में आते हैं? इशिका, आपका ध्यान कहाँ है? क्या पूछा है मैंने? बोर्ड में आते हैं और कहाँ आते हैं? जे में। आंसर ही नहीं कर रहे हैं। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। लेकिन फ्लोरीन लास्ट में क्यों चला गया? माइनस आई ग्रुप होगा लगा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगाओगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में सबसे कम हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नहीं तो आइडियली क्या होना चाहिए था? माइनस आई इफेक्ट की बेसिस से फ्लोरीन को सबसे पहले आना था। ठीक है, नोट कर लिया? एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे एक फिनॉल ले लिया हमने। अब क्या किया? एक फिनॉल के ऊपर हमने लगा दिया एक NO2। दूसरे केस में फिनॉल के ऊपर NO2 यहां पे लगा दिया। तीसरे केस में फिनॉल के ऊपर NO2 लगा दिया यहां पे। चौथे केस में 2 NO2 लगा देंगे। एक NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा यहाँ। और लास्ट वाले केस में 3 NO2 लगा। पिक्रिक एसिड बनाया था ना अभी। लास्ट वाला क्या बन गया? पिक्रिक एसिड। नाम दे देते हैं ABCDEF। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखनी है, ऑर्डर लिखना है कम से ज्यादा। आराम से सोचिए, ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। नीट में भी, जेई में भी और इसमें भी आते हैं, बोर्ड में भी। बोर्ड में 2-3 देंगे, नीट जेई में ज्यादा कंपाउंड दे सकते। जीओसी में खूब कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। NO2 माइनस M ग्रुप है, माइनस I ग्रुप भी है। माइनस M इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना। सारांश तुम्हें पता ही नहीं चला क्या बताना है? क्लास में ध्यान है? लग तो नहीं रहा।
सवाल से, अंदाजे लगाइए। कौन सबसे कम होना चाहिए? एक OH जिसमें लगा हुआ है, जिसमें कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, उसकी सबसे कम हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप माइनस एम ग्रुप लगाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगी। और F की सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 3 NO2 लगा दिए हमने, तो 3 हो गए माइनस एम ग्रुप। अब बीच वालों को सेट करिए। पहले B आप बता रहे हैं, फिर C, फिर D, ऑर्थो में ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑर्थो में OH और NO2 के बीच में हाइड्रोजन फंसता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। BDC है, ये लोग भी बता रहे हैं। F की सबसे ज्यादा, फिर E की, E में 2 NO2 है ना, तो E का भी केस क्लियर है। कंफ्यूजन किसमें? B, C और D में। B को सबसे कम पे कर दीजिए, B, C, D में B को सबसे कम लीजिए क्योंकि ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। OH और NO2 पास पास में है ना, तो उसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। किसमें किसमें F में दो तरफ से होगी तो भी दो तरफ से पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑक्सीजन दो तरफ से नहीं करेगा। और पर माइनस आई ग्रुप बहुत ज्यादा हो गए ना, माइनस आई बढ़ाएंगे तेजी से। हाइड्रोजन तो एक ही है, सही बात है। किस किस तरफ जाएगा? एक ही तरफ जाएगा। 2 NO2 फिर भी भारी पड़ेंगे। हो गया डिसाइड आपके हिसाब से? अब मैं लिखती हूँ, आप बोलिए। सी पे फर्क, सी तो मेटा पोजीशन पे केवल माइनस आई इफेक्ट लगता है, माइनस एम नहीं लगता, एम इफेक्ट नहीं लगता। एम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू आई इफेक्ट। तो यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे माइनस एम लगेगा, यहाँ पे माइनस एम लगेगा, यहाँ पे कह सकते हैं -2m लिख दो क्योंकि 2 लिख दिया है, 2m लिखते नहीं है, कहीं बुक में लिखा नहीं हुआ है -2m -3m ऐसा कुछ, -m ही लिखते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, 2 NO2 है इसलिए। यहाँ पे क्या लग जाएगा? -3m। यहाँ पे कुछ भी नहीं है OH के पास, ना तो प्लस आई है और ना ही, इस केस में एक एडिशनल फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाएगी तो H+ फंस जाएगा, तो कम होने के चांसेस है ना। तो सबसे ज्यादा हमने सबसे कम किसका लिखा? A का, और सबसे ज्यादा किसका लिखा? F का। इसके बाद हमने किसका लिखा था? E का। फिर B, C, D में B का सबसे कम हो गया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर उसके बाद C जो है इसमें माइनस आई लग रहा है, माइनस एम नहीं लग रहा है ना, तो माइनस आई लग रहा है। तो इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे में आपका ये ज्यादा बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ और ये कम बढ़ाएगा। सी और डी में इसको तो लास्ट में ही कर दो, इस पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर भारी पड़ेगा। हाँ, तो आपका डी क्या हो गया सबसे? ठीक लिखा है? कर लेंगे ऐसे सवाल पक्का? प्लस आई लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं, कुछ कुछ जगह कुछ अपोजिट होता है तो याद करना पड़ता है।
बाकी ऐसे चल जाता है अपना काम, ऐसे कंपैरेटिव से चल जाता है। लिखिए फॉर्मूला फिनॉल, क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल में बताना है। क्रिसॉल अभी बताया था ना, तो उसमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, तीनों में बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्रिसॉल में CH3 ग्रुप लगता है, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, OH के साथ। फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। CH3 ग्रुप है ना, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई ग्रुप है, M तो शो करता नहीं है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन करते हैं, प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन करते हैं। गौरांगी बताइए आंसर, गौरांगी बताएगी इनका आंसर। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। ए सबसे ज्यादा है कि कम है? CH3 तो कम कर रहा है, उल्टा कैसे सोच रहे हो तुम लोग? एक मिनट, गौरांगी को आंसर देने दो। सबसे ज्यादा ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। प्लस आई ग्रुप है, CH3 इज अ प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पता है ना आपको ये बात। CH3 क्या होता है? प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर पास में है ग्रुप तो ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे तीसरे वाले केस, चौथे केस में सबसे ज्यादा दूर है CH3OH से, है ना, सबसे ज्यादा दूर है। तो जहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा वहां पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम, अपोजिट लगता है प्लस आई इफेक्ट, है ना। और आपको बताया प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और डिस्टेंस क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। प्रोपोर्शनलिटी निकाल ली ना हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ और डिस्टेंस क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ए की तो सबसे ज्यादा होगी ही, ए की सबसे ज्यादा होगी। CH3 तो कम करने का काम कर रहा है, तो CH3 किस केस में सबसे ज्यादा कम कर पाएगा, बी वाले केस में, जिसमें सबसे पास है उसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज आएगा। कोई दिक्कत? ये लाइन समझ आ रही है ना सबको। एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा होगी जहां पे प्लस आई ग्रुप की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो प्लस आई ग्रुप की डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, डी में है, फिर सी में है, फिर बी में है। और ए तो बिल्कुल ही अलग है, ए सबसे ज्यादा है। तो ए डी सी, ए डी सी, क्लियर है। मेटा से क्या मतलब है, CH3 ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता ही नहीं है, ना लोन पेयर है ना पाई बॉन्ड है। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्थो मेटा पैरा से कोई मतलब नहीं है, ऑर्थो मेटा पैरा केवल डिस्टेंस बताएंगे।
जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम। क्लियर है? अब तो कर लेंगे आप लोग, अच्छे बच्चे हैं। एनसीईआरटी में इसके जितने एग्जाम्पल होंगे सारे के सारे करेंगे खुद से। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल एसिडिक स्ट्रेंथ के 2-4 एग्जाम्पल जरूर दिए होंगे कंपैरेटिव, उनको करके रीजन उसका पढ़ के कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लेंगे, उसमें से बोर्ड में भी दे देते हैं और इसमें भी। चलिए 2 PYQ करेंगे जल्दी से, फिर क्लास को आपको छोड़ देंगे। अरेंज अरेंज बेटा, आपका तबीयत ठीक है? हैं? ऐसे क्यों देख रहे हो, दिमाग खराब है? हैं? क्या कर रहे थे आप? आंखें ऐसे कर, अच्छे से रहिए, अच्छे बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों से, ऐसे करते हैं आप लोग। तबीयत ठीक है तो दिमाग खराब होगा, क्या कर सकते। शैतानी तो करनी ही है। इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर, NaOH लगा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। डाउस प्रोसेस में यही कराया है शायद। एक्स बन रहा है, आप बनाएंगे, हम क्यों बनाएं? एक्स बन रहा है यहाँ पे, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं Y, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं Z। Z बताना है क्या है। Z के लिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, चलो बता दो। Z के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। डी डी फॉर डॉग, डी आ रहा है। डी डी एक्स और वाई क्या है? बेंजीन रिंग पे ONA आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड Cl हटेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे? ON। तो X हो गया ये, फिर HCl से जैसे ही रिएक्शन कराओगे Na हट जाएगा, H+ आ जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। फिर फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि कम यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं। जब कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब अच्छा खासा अमाउंट है। जब अच्छा अमाउंट होता है
तो तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन सोच रहे थे ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ये एक्सेस है क्या है, तो तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा अपना, ए, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। इसी को तो बोल रहे थे पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, TNP बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। पूछते हैं खूब इसको। इजी था, बस नाइट्रेशन पे ध्यान देना था कि 3 बार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इजी है, जल्दी से कर लीजिए। फिनॉल प्लस जिंक डस्ट, अभी फिनॉल की प्रॉपर्टीज नहीं कराई है ना। फिनॉल जब भी जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है बेंजीन बनाता है, तो लेफ्ट में ये लिख रखा है इन्होंने, फिनॉल, छोड़ दो अभी, तो सब फिनॉल की रिएक्शन है। चलिए आज की क्लास कर देते हैं, फिनॉल की रिएक्शन अभी करवाएंगे। हाँ बोलिए। तुम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? आपने सुना है कि नहीं सुना है? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम पूछते हैं कभी आराम पूछते हैं। प्रॉब्लम पूछना होगा कि नहीं?